LV का बैग खरीद रहे हो, आप BMW खरीद रहे हो, आप कोई और चीज खरीद रहे हो, सब चीज डेप्रिशिएट हो जाएगी आफ्टर 10 years. बट आपका जो डायमंड है दैट विल अप्रिशिएट. आप एक लग्जरी का भी बेनिफिट ले रहे हो और वो चीज अप्रिशिएट भी हो रही है, तो उससे आप कंपेयर करोगे तो डायमंड आपको लाइक बेस्ट लग्जरी आइटम लगेगा. इंडियंस कहीं ना कहीं अभी भी दुबई जाकर के गोल्ड खरीदना बहुत प्रेफर करते हैं, तो क्या सच में दुबई का गोल्ड इतना अच्छा है? आज के टाइम इफ यू आर बाइंग 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड फ्रॉम इंडिया और दुबई, द प्योरिटी इज सेम. सिल्वर में अभी तक हॉलमार्किंग हुई क्यों नहीं? बिकॉज मास लेवल पे टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है. आप मेरे पास लाओ, मैं बता दूंगा कितने परसेंट है, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें ब्लैक स्पॉट आ सकता है. ज्वेलर्स को भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कुंदन एंड पोल्की होता क्या है. तो जो ज्वेलरी कुंदन में 3 लाख की बनती है वो शायद पोल्की में 8 लाख या 9 लाख की बनेगी. डायमंड इज लाइक बूमिंग लाइक एनीथिंग. बहुत ज्यादा उसकी सेल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पीपल आर लाइकिंग इट, दे फ्लॉन्ट इट. तो बहुत डायमंड इज द फ्यूचर फॉर नाउ. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 24 कैरेट गोल्ड को ही प्योर गोल्ड क्यों कहा जाता है, या फिर एक अच्छा डायमंड आखिर कैसे परखा जाता है? वेल, मेरे पास तो इन सब के आंसर्स नहीं है, बट आज के इस एपिसोड में आपको इन सारे जवाब जरूर मिल जाएंगे. हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज योर होस्ट रितिका एंड यू आर हियर विद मी ऑन द कानपुर स्टोरीज पॉडकास्ट. एंड आज हम बात करेंगे मिस्टर नवनीत गोयल से, हु इज अ सेकंड जनरेशन ज्वेलर हेडिंग मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन कादम्बरी ज्वेलर्स. हाय नवनीत, वेलकम टू द कानपुर स्टोरीज. थैंक यू रितिका. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा. आपने इनवाइट किया, थैंक यू फॉर दैट. इट्स ऑल माय प्लेजर. कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ? इट्स वेरी गुड बिकॉज आई थिंक ऐसे आके आपके पॉडकास्ट के थ्रू पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट द बिजनेसेस एंड द थिंग्स पीपल आर डूइंग इन कानपुर. सो दिस इज वेरी गुड. सो आई एम वेरी मच लाइक हैप्पी दैट आपने मुझे यहाँ बोला एंड वी कैन टॉक अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू आवर बिजनेस. नहीं, मुझे भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजों की नॉलेज आप लोग के थ्रू जानने को मिल जाती है. बट सिंस टुडे संडे, आपका वैसे जनरली संडे शेड्यूल क्या रहता है? Sundays are mostly because we are open on Sundays also. So अच्छा, you are 7 days open? We are 7 days open. Sunday को we are open from 12 to 6 p.m. So थोड़ा सा light रहता है work. So like second half after 6 it's more of a fun, friends and family के साथ time spend करने का रहता है. बाकी morning तो normal schedule होता है. We go out for some exercise. बाकी अपना freshen up होना and then coming to the office. तो वही schedule रहता है. Okay, काफी normal, like I wouldn't say corporate schedule, but काफी because that soothing is schedule. that is very important. I think सबको ये follow भी करना चाहिए. बहुत ज़्यादा work हो या बहुत ज़्यादा आप बिजी रहो तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग. बैलेंस में होती है तो दैट इज गुड. तो संडे इज वन डे देन जब आप सबके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो विद फैमिली. वर्क लाइफ बैलेंस आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कहीं ना कहीं लोग अपने मतलब जॉब में तो लोगों को याद रहता है वर्क लाइफ बैलेंस, बट बिजनेस वाले काफी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वर्क बैलेंस रह जाता है. मतलब ये काफी कानपुराइट्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे बिकॉज कानपुर में बहुत बिजनेसमैन है. सो हम लोग का नेचर ऐसा होता है कि इवन आफ्टर द ऑफिस हम लोग बहुत इनटू रहते हैं बिजनेस. बहुत चीजें होती हैं, लाइक स्पेशली मेरा बिजनेस जैसे जो सेल्स का है, वी आर इनटू सेल्स. बट जो पोस्ट सेल्स के बाकी चीजें होती हैं, टू फाइंड न्यू थिंग्स, टू डेवलप न्यू थिंग्स, वो सब आफ्टर द शॉप आवर्स होती है. तो कहीं ना कहीं वी हैव टू कॉन्शियसली फाइंड दैट बैलेंस in our life. That's very true. अच्छा, अभी आप कोई ज्वेलरी पीस पहने हो? इतना तो मैंने भी कभी ऑब्जर्व नहीं किया, बट हाँ, right now like I'm wearing 2 rings. This is my diamond ring. Okay. So this is my engagement ring actually, and this is one blue sapphire Neelam ring. So this is one thing, and like I'm wearing this one bracelet. And I guess one chain also, one chain. Okay, तो सबकी बात करेंगे धीरे-धीरे करके. But I haven't observed कभी अपनी what I'm wearing, but Okay, so but मुझे ये मतलब क्वेश्चन है, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आर मेन आल्सो फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज, या ज्वेलरी सिर्फ फीमेल्स तक ही अभी लिमिटेड रखी है? नो, मतलब द ट्रेंड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. पहले तो ऐसा होता था कि लाइक आज से 10-15 years पहले इट इज मोस्टली लाइक 90% it was female industry only कि ladies ही खरीदती थी. बट विद टाइम वी आर सीइंग कि ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है. मेन फैशन बहुत ज्यादा पिकअप कर रहा है. इफ वी टॉक अबाउट लाइक इन ज्वेलरी इंडस्ट्री, मेन आर प्रेफरिंग चेन्स, ब्रेसलेट्स, डायमंड रिंग्स. दीज आर समथिंग जो बहुत ज्यादा पसंद, लाइक और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके लाइक पीपल आर बाइंग. पहले होता था कि सिर्फ सेरेमोनियल वेडिंग की टाइप की ज्वेलरी खरीद लिया, कुछ कर लिया. बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. लोग ला के डिजाइन देते हैं, यार मेरे लिए ये बनवा दो, ये बनवा दो. तो एवरीवन इज बाइंग. तो बहुत चेंजेस तो वी हैव फेल्ट बहुत ज्यादा है. एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, पहले एक टाइम होता था, मतलब बिफोर आई जॉइंड माय बिजनेस, पापा लोग बताते हैं कि लेडीज कहती थी कि हमें ये ज्वेलरी खरीदनी है, जेंट्स रोकते थे यार क्या करना है इतना लेके. exactly. अब उल्टा हो गया है, फीमेल बोलती है कि अरे बहुत हो गया, बट जेंट्स आउट ऑफ लव कहते हैं अरे नहीं नहीं ये भी ले लो, ये भी ले लो. सो दिस वी हैव सीन कि दिस चेंज वी हैव सीन इन द लाइक
जनरेशन हाँ एग्जैक्टली एंड आई गेस अब ऐसा दौर आ चुका है कि लोगों को सिर्फ एक ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती टू बाय ज्वेलरीज या फिर जाकर के अपने लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करना, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, दोनों के लिए सेम चीज लागू होती है. बट टॉकिंग ऑफ ज्वेलरीज एंड हम इटालियन ज्वेलरी की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, एंड स्पेसिफिकली ऑफ इटालियन गोल्ड. तो इटालियन गोल्ड काफी फेमस है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, बट आखिर ऐसा क्यों है? व्हाई इज इटालियन गोल्ड सो फेमस? सो लाइक इटली की बात करें या पूरे यूरोप की बात करें, इट हैज बीन एन लाइक प्लेस ऑफ एक्सेलेंस. तो इटली स्पेसिफिकली डिजाइन हब रहा है पूरे वर्ल्ड का. वो मिलान हो गया, इटली हो गया, दैट इज द डिजाइन कैपिटल. तो वहाँ डिजाइन्स अच्छी हैं, प्लस सुपीरियर मशीनरीज की वजह से उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लाए अपने प्रोडक्शन में, दैट वाज बहुत अच्छी. इंडिया हमेशा से हिस्टोरिक टाइम से बहुत बड़ा डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर रहा है, बट वी आर मोस्टली हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर. तो बिकॉज हमारे यहाँ लेबर थोड़ा चीप है, तो वी गो फॉर दैट. आई गेस हम लोग उस बड़े स्केल तक नहीं पहुंच पाए कभी, क्योंकि मशीनरीज एंड चीजें नहीं अवेलेबल थी, तो आप स्केल नहीं कर सकते जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ सेम चीज. सो व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और इंडिया का मार्केट, गोल्ड मार्केट इतना बड़ा है, तो सबको होता है कि नया टेस्ट चाहिए भाई. मतलब नॉर्मल ज्वेलरी तो हर कोई पहन रहा है, मैं डिफरेंट क्या पहन रहा हूँ. तो जब कुछ लोगों ने इंपोर्ट की वहां से ज्वेलरी, तो सबको लगा ये तो बहुत डिफरेंट है एंड बहुत लाइट वेट भी बनती है. तो एवरीवन अप्रिशिएटेड कि बहुत अच्छी ज्वेलरी है. तो इटालियन ज्वेलरी, वहां से वो एक ब्रांडिंग हो गई कि इटालियन ज्वेलरी मतलब समथिंग वेरी डिफरेंट. अच्छा. तो अब इटालियन में क्या हो गया, लाइक देयर आर टू इटालियन ज्वेलरीज. एक तो मेजॉरिटी इंडिया में बनने लगी है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होती है पूरे वर्ल्ड में. दैट वी कॉल इटालियन बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इटालियन ज्वेलरी, एंड वन इज ओरिजिनल इटालियन ज्वेलरी जो एक्चुअली इंपोर्ट होती है इटली से. ओके. Plus last 1 or 2 years में not just Italian, there has been like Turkish jewelry, like Malaysian jewelry, Dubai की jewelry, which goes from India, but क्योंकि culture वहाँ का है, designs वहाँ की है, तो they come and being branded as कि वहाँ की jewelry है. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग, क्या इटालियन ज्वेलरी की जो टेक्निक्स होते हैं वो भी, बिकॉज आई गेस दे यूज ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक्स, तो क्या इज इट ट्रू कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो ज्वेलरी की क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छी होगी, एंड कहीं ना कहीं वो चीज कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई इटालियन ज्वेलरी इज फेमस? नहीं, देखिए रितिका, इसकी मतलब वही चीज है कि आप क्लॉथ की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, हैंडवर्क की एक अलग वैल्यू होती है, मशीन मेड चीज की एक अलग वैल्यू होती है. तो अगर जैसे हैंडवर्क की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो हम वेट ला पाते हैं प्रोडक्ट का, वो आप मशीन मेड प्रोडक्ट में नहीं ला पाते हो. मशीन मेड प्रोडक्ट्स कई बार हेवी हो जाते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द कास्टिंग ज्वेलरी या कुछ, तो आजकल क्या चल रहा है, इट इज मोर ऑफ अ फ्यूजन ज्वेलरी. हम लोग कुछ चीजें कास्ट करते हैं, कुछ गॉड के पेंडेंट्स, कुछ गॉड के फेसेस कास्ट किए, एंड उसको हैंडमेड में हम लोग इंकलकेट करके वो ज्वेलरी का स्किल क्वालिटी बढ़ाते हैं. हमें क्यों मशीन में ज्वेलरी चाहिए? बिकॉज उसमें फाइननेस ज्यादा आता है. अगर एक गॉड का फेस हम मशीन से बनाएंगे, कास्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी. बट हाँ, एंड लेबर उसको अपना स्ट्रक्चर में लगा के उस चीज का ओवरऑल वेट भी कम कर पाएगा, जो एक प्रेफरेंस होती है जनरल कस्टमर्स की. तो दोनों का फ्यूजन इज व्हाट इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स. तो वो एक चीज है. आई गेस फ्यूजन तो मतलब एक इट्स लाइक समथिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग, बट हैंडक्राफ्टेड अभी भी, चाहे वो क्लोथिंग की बात हो चाहे वो ज्वेलरी की बात हो, लोगों को काफी फैसिनेट करता है, क्योंकि हैंडक्राफ्टिंग में सिर्फ डिजाइनिंग नहीं देखी जाती, जो बना रहा है उसकी कितनी मेहनत लगी है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. अच्छा, आपको बहुत नॉलेज है ज्वेलरी की, तो आपको हमेशा से इंटरेस्ट था इसमें? नो, मतलब एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. मतलब इवन बिफोर जॉइनिंग माय कॉलेज, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, आई वांटेड टू डू अ बिजनेस. दैट वाज वेरी clear in my mind. आप कौन से स्कूल से हो? I passed from IIT Roorkee. I am a BTech from IIT Roorkee. I did production engineering because of the same reason. Because मुझे आगे बिजनेस ही करना था, तो I thought कि मैं अपना को सेटअप करूंगा, तो this would be a very good field for me. बट आफ्टर मतलब ड्यूरिंग माई कॉलेज ओनली लास्ट ईयर, मैं कुछ टाइम के लिए अपनी शॉप भी आना स्टार्ट हुआ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर्ड घर पे. तो जब मैं आना स्टार्ट हुआ, तो आई फेल्ट कि यार मतलब इट इज़ अ डिसेंट बिजनेस. लाइक लोग आते हैं, मोस्टली हैप्पी ओकेजन्स पे आते हैं, एंड वी गेट टू डू सेल्स. तो इट इज़ अ गुड 1-to-1 इंटरेक्शन. तो उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट आया. तो आई थॉट कि रादर देन स्टार्टिंग समथिंग of my own after my college, why not to do something in this only and vertically integrate. So before me coming in my business, हम लोग retail पे centric थे, but after that we started with the manufacturing and the wholesaling of the jewelry also. Okay, that's like really great to know. And मतलब कादम्बरी ज्वेलर्स की वैसे शुरुआत हुई कैसे थी? So, Kadambari Jewellers was started by my father like 25 years back. Like we are running our 25th year right now. Acha, why this name Kadambari? Kadambari is actually, my mother is a writer.
तो Okay. she was very fond of this name because there was one, I guess, some ग्रंथ ऑफ कालिदास जिसका नाम था वहां पे. तो माय सिस्टर नेम इज आल्सो कादम्बरी. So because Okay, of that, okay. she is very fond. She used her artistic name also, Lata Kadambari. So because of that, like we kept this name. So that is one thing. So the business was started 25 years back. मेरे फादर से, मेरी फैमिली में और भी लोग हैं who are into the jewelry business in Barhana Road only. Plus ये था कि I am a second generation jeweler. So that is a thing. And he started because he was into lottery business, which मतलब वो because of the government thing वो close हुआ, and then we came to this business. So when you joined your father's business, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बाकी जो आपके मतलब एक peer pressure हो कि काफी लोग सोचते हैं कि किसी generational business को join करना बहुत easy चीज है, मतलब हालांकि ये बहुत बड़ी myth है. It's very very difficult to take it forward with the same legacy. हाँ जी. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कुछ अलग कर लेना चाहिए, या फिर मैं क्यों आया इस बिजनेस में? मतलब you are true, मतलब you are telling right. मतलब जो चीज है, काफी लोग बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं कि क्यों इस बिजनेस में आए, व्हाई नॉट समथिंग स्टार्ट ऑफ योर ओन. बट मुझे लगता है कि आप जितना एफर्ट नए बिजनेस में दोगे, उसका 50% भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को दोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा एस्केलेट कर सकते हो बिजनेस. डेफिनेटली. एंड आई गेस इट्स अ वेरी मोटिवेशनल एडवाइस फॉर स्पेसिफिकली पीपल इन कानपुर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं. उनके बच्चे अब बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट दे आर वेरी स्केप्टिकल कि यार करना चाहिए फैमिली बिजनेस आगे या नहीं करना चाहिए, अपना कुछ स्टार्ट करें. सो इट्स वेरी मोटिवेशनल कि आपने अपनी जर्नी बताई है उसके थ्रू कि हाँ, यू कैन टेक द लेगेसी फॉरवर्ड एंड आप फिर भी खुश रह सकते हो उसको अपनी तरीके से एक नया पाथ दे करके. Coming back to the jewelry part, specifically let's talk about gold first, क्योंकि India is the second largest consumer of gold in the world, which is very fascinating. But Indians कहीं ना कहीं अभी भी दुबई जाकर के गोल्ड खरीदना बहुत प्रेफर करते हैं. तो क्या सच में दुबई का गोल्ड इतना अच्छा है? देखिए, दुबई की जब भी बात उठती है, मेनली दो इंटरेस्ट होते हैं लोगों को दुबई का वर्ड सुन के कि दुबई. एक तो लोगों को लगता है कि दुबई का गोल्ड इज वेरी प्योर, और दूसरा लगता है कि दुबई का गोल्ड इज वेरी चीप. तो इफ यू टॉक अबाउट द प्योरिटी, तो आज से 10 years डाउन द लेन, इंडिया में हॉलमार्किंग वाज नॉट वेरी मच इनटू प्लेस की, मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगा था, बट नॉट एवरीवन वाज कीपिंग हॉलमार्क ज्वेलरी. तो इंडिया में चलती थी 22 कैरेट टाका ज्वेलरी, जिसको सोल्डर ज्वेलरी कह सकते हैं, तो वो चलती थी. उसकी प्योरिटी वाज नॉट कंपेयर्ड टू व्हाट दुबई में सेल होता. तो दुबई में 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी हमेशा से सेल हुई है, इवन बेटर भी सेल होती थी. 22 कैरेट तो सबको ये लगता था कि दुबई का गोल्ड ले रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत प्योर होगा, तो भाई दुबई का गोल्ड पहना है, तो एक ब्रांड बन गया कि दुबई का गोल्ड है. बट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इंडिया में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुकी है. वर्ल्ड में शायद सबसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि किसी भी छोटे से छोटे कस्टमर का भी कोई लॉस नहीं होना चाहिए. तो दैट इज समथिंग टू बी अप्रिसिएटेड. तो अब आज के टाइम इफ यू आर बाइंग 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड फ्रॉम इंडिया और दुबई, द प्योरिटी इज सेम. आपको कोई उसमें वो नहीं सोचना है, ज्वेलरी इज इक्वली गुड. नाउ इफ वी कम टू रेट्स का भी आई से कि 10 years पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बिकॉज इंडिया में कस्टम ड्यूटी थी, बाकी वैट था, बट वहां पे कुछ भी नहीं था बिकॉज इट इज अ फ्री जोन. बट लास्ट कपल ऑफ ईयर से जो भी उनकी इंटरनल पॉलिसीज रही है, दुबई में भी 5% वैट इंट्रोड्यूस हो चुका है. प्लस गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्शन है कि इंडिया में क्या आ रहा है. यू कैन नॉट ब्रिंग मोर देन 50,000 या 10 grams का गोल्ड इन इंडिया. तो और अगर आप उससे ज्यादा ला रहे हो तो उसमें 30-40% ड्यूटी लग रही है. तो आपको रेट का बेनिफिट ऐसे नहीं मिलेगा. आप 10 grams ले आओ, हाँ उसमें 4-5% का शायद बेनिफिट मिल जाए, बट उससे ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. तो आप कस्टमरी एक मेमोरियल ज्वेलरी ले आओ, दैट इज गुड, बट एट द एंड आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. प्लस सर्विसेज और जो एक लोकल ज्वेलर से या किसी से मिल सकती है वो आपको नहीं मिल सकती दुबई से. आपको लाओगे सामान तो राइट, दैट्स वेरी ट्रू. एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट हॉलमार्किंग, तो जुलाई 2021 में आई गेस HUID इंट्रोड्यूस हुआ था. सो प्लीज मुझे पहले आप क्लैरिफाई ये करो कि हॉलमार्किंग एंड HUID में मेजर डिफरेंस क्या है? ओके, सो देखिए, हॉलमार्किंग क्या होता है, मैं सेलर हूँ, आप बायर है, मैंने कोई ज्वेलरी आपको सेल करी, आप कैसे वैलिडेट करोगे कि वो ज्वेलरी क्या है? उसको वैलिडेट करने के लिए एक थर्ड पार्टी चाहिए. वो थर्ड पार्टी कौन है इस मॉडल में? गवर्नमेंट ने हॉलमार्क सेंटर्स खोले जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. गवर्नमेंट कहती है आप सेल करने से पहले हमसे अप्रूव कराएंगे कि ये प्रोडक्ट हॉलमार्क है कि नहीं. गवर्नमेंट हॉलमार्क करेगी, देन आई कैन कीप इट एट माई स्टोर, एंड फिर कोई भी कस्टमर उसको परचेज करे. तो उसमें एक प्योरिटी एश्योरेंस होता है. बट अब क्या हुआ, गवर्नमेंट अभी तक तो हॉलमार्क जनरल सब में चेक करती थी, एक स्टैम्प लाइन से एक ठप्पा मार देती थी. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब इसमें क्या पता कोई
थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं पे कुछ हो रहा हो, तो यू हैव टू कीप अ HUID. HUID इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. Okay. तो इसमें हर प्रोडक्ट में यूनिक नंबर पड़ा होता है कि अगर एक टॉप्स ले रहे हैं आप, उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो उसमें अलग नंबर आएगा, वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, गवर्नमेंट चेक कर सकती है. कभी कोई प्योरिटी निकली, मतलब ज्वेलर की साइड से प्रॉब्लम हुआ, हॉलमार्क सेंटर साइड से प्रॉब्लम हुआ, तो इट कैन बी चेक कि कहाँ, मतलब पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या था. तो इसलिए HUID आया. इट इज अ लाइक बेटर चीज कि इसमें हर प्रोडक्ट इंडिविजुअली कैटेगराइज्ड है. तो उसकी HUID नंबर से हम आई गेस इसकी ऑनलाइन चेकिंग भी कर सकते हैं, Yes, राइट? yes, साइट में you जा can, करके, हाँ, जो आप हॉल मार्किंग में नहीं अवेलेबल था. हॉलमार्क में नहीं अवेलेबल था. एंड दिस इज वेरी वेरी सिक्योर बिकॉज बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है ज्वेलर की, कस्टमर की, हॉलमार्क सेंटर की. तो लाइक इससे फुल प्रूफ सिस्टम आज नहीं है. इट इज लाइक OTP जो हम लोग मोबाइल में true. आता है, तो इट इज सिमिलर टू दैट. So it's safe to say कि HUID comes under hallmarking, right? HUID is a way of doing hallmarking, the Okay. best way of doing hallmarking. It is not HM hallmark versus HUID. It is a way of doing hallmark. So अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ एंड मुझे अगर देखना है कि उसकी हॉलमार्किंग करेक्ट है या नहीं है, तो क्या क्या चीजें हैं जो उसकी हॉलमार्किंग में अंडर लिस्टेड होंगी या उस प्रोडक्ट में होनी ही चाहिए? सो अब जो नए नॉर्म्स हैं उसमें HUID में 3 चीजें आपको चेक करनी होती हैं. पहला तो होता है ट्रायंगल, जो एक कॉमन लैंग्वेज में ट्रायंगल बोला जाता है, दैट इज BIS का लोगो, उसमें हॉलमार्क ट्रायंगल होगा. सेकंड चीज उसमें लिखी होती है प्योरिटी क्या है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट हॉलमार्क है क्या है. एंड थर्ड होता है यूनिक नंबर, HUID नंबर. तो ये 3 चीजें मिलेंगी. इससे पहले वाली हॉलमार्किंग में 5 चीजें थी, बट अब तो सब HUID मैंडेटरी है, हर प्रोडक्ट में HUID ही है, तो वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है. राइट, ओके. तो अभी आपने जैसे कैरेट शब्द बोला है, तो मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि लोगों को ये तो पता है कि 24 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड कहा जाता है, बट मैनी पीपल स्टिल डोंट नो कि आखिर किसी गोल्ड की कैरेट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, या कैरेट एग्जैक्टली है क्या? सो कैरेट ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम है प्योरिटी का. तो आज के टर्म्स में हम बोले तो 24 कैरेट, अगर आपको जाने कि 22 कैरेट 18 कैरेट क्या होता है, तो 24 कैरेट इज लाइक 100% प्योर गोल्ड. जो 99.99% होता है उसको 22 कैरेट बोलते हैं, 24 कैरेट बोलते हैं. आप उसको अगर डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1 कैरेट कम अप्रॉक्स 4% के आसपास की वैल्यू, 4.16. तो जो 22 कैरेट होता है उसको मल्टीप्लाई करके आप 91.6% प्योरिटी आती है. तभी हम लोग बोलते हैं 916 गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड. तो दैट इज सेम. ऐसे ही 18 कैरेट जो होता है दैट इज 750 गोल्ड, मतलब 75% प्योरिटी होती है. तो कैरेटेज बस एक सिस्टम है, जैसे पुराने टाइम में आना और रुपया पैसा चलता था, तो ये ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम का फर्क है. बोलते अभी भी कैरेट में है, बट प्योरिटी परसेंटेज में होती है. 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 24 कैरेट, ये 3 मेजर कैरेटेज होते हैं जो इंडिया में चलते हैं. ओके, तो 18 कैरेट गोल्ड अभी आजकल बड़ा फेमस हो रहा है. क्यों फेमस हो रहा है इतना? हाँ, 18 फेमस होने के बहुत वैलिड रीजंस भी हैं, बिकॉज एक तो गोल्ड रेट देखिए बहुत बढ़ रहा है, तो लोगों को चीजें अपने बजट में करनी होती हैं. तो 18 में रेट का बेनिफिट मिलता है. जब रेट कम होगा चीजों का तो दे कैन बाय मोर, ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे. प्लस 18 कैरेट का एक मैकेनिकल एडवांटेज भी होता है कि 18 कैरेट इज वेरी हार्ड मटेरियल, वेरी ड्यूरेबल मटेरियल. तो जैसे डायमंड ज्वेलरी में 14 एंड 18 कैरेट तो बहुत टाइम से यूज हो रहा है. लाइक कभी 22 में बनाते ही नहीं, बिकॉज उसमें डायमंड गिरने का फिर रिस्क रहता है. बिकॉज जितना मेटल आप गोल्ड का परसेंटेज कम होगा उतना मेटल हार्ड होता जाएगा. वो एलॉइंग प्रॉपर्टी ऐसी होती है. तो इसलिए 18 इज गेटिंग वेरी फेमस. एक तो बजट, सेकंड द हार्डनेस एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मेटल. सो अगर मैं गोल्ड खरीदने जा रही हूँ, तो मुझे 2 चीजें जाननी है कि अगर मैं वेरिएबल पर्सपेक्टिव से लेने जा रही हूँ तो मुझे कितने कैरेट का गोल्ड खरीदना चाहिए, एंड अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जा रही हूँ तो कितने कैरेट का खरीदना चाहिए? ओके, सो वेरिएबल में इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. 22, 18, 14 ऑल आर गुड. इसीलिए गवर्नमेंट ने तीनों को हॉलमार्क परमिशन दी है करने की. ओनली थिंग इज कि आपको जो दिया जाए, आपको जो बताया जाए वो चीज हो. दैट इज द मेन क्राइटेरिया. 22 की एक लेगेसी वैल्यू है. हम लोग को हमेशा से लगता है बहुत प्योर है गोल्ड, अच्छा गोल्ड है, तो वो फील गुड. अगर आपको 22 कैरेट से आता है, गो फॉर इट. इफ यू हैव द बजट फॉर 22 कैरेट, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड गोल्ड. ओनली थिंग इज इट इज सॉफ्ट. उसमें स्टोन ज्वेलरी मत लीजिए, बीट AD, बीट डायमंड. और मोस्टली ज्वेलर्स रखते भी नहीं है उसमें, बिकॉज उसमें फिर बाद में कंप्लेन आएगी. सेकेंड चीज, 18 इज वेरी गुड. आई पर्सनली प्रेफर इट बिकॉज हार्ड होता है, कंप्लेन नहीं आएगी. आप चेन अगर 18 के पहनेंगे, अगर वो उसकी लाइफ X ईयर्स है, तो 22 में कहीं ना कहीं वो 1-2 ईयर कम हो सकती है. तो इसलिए हमेशा 18 कैरेट इज मोर प्रेफरेबल. मुझे बहुत मॉडर्न एंड मेटल लगता है. लाइक अमेरिका में 14 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट ही चलता है. वहां तो कोई 22 कैरेट जानता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज मोर ड्यूरेबल. तो आई पर्सनली प्रेफर 18 कैरेट, बट इट इज ऑन कस्टमर. अगर उनको लगता है नहीं
प्योरिटी वाली बात लगती है, ताकि 18 कैरेट भी अब हॉलमार्क ही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसकी भी 100% रिटर्न होती है। बट अगर पर्सनल तब भी कल्चरल एक पॉइंट है तो वी कैन गो फॉर 22 ऑल्सो, बट 18 22 वी have both the things. We have 14 also. We keep everything. उसमें कोई issue नहीं। Okay, that's a lot of clarity for all of us. And mentioning the word investment, like पुराने जमाने में तो हमेशा से यही कहा जाता था कि घर में गोल्ड एक ना एक चीज होनी चाहिए। हाँ। इनफैक्ट हर घर में एक फीमेल के पास गोल्ड, भले ही वो ना पहने उस चीज को, हाँ। लेकिन होगी वो चीज, क्योंकि उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ले रखी है। हाँ। बट अभी अगर हम मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो वो काफी नई नई ज्वेलरी की वैरायटीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपके हिसाब से गोल्ड के अलावा और क्या क्या ज्वेलरी की वैरायटीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल हो सकता है? सी आप अगर हम लोग ज्वेलरी की बात करते हैं तो इट कम्स डाउन टू गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम। ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम तीनों मेटल्स हैं, तीनों एक रेशियो में बढ़ते हैं। अगर हम लोग लास्ट 50 इयर्स का रेशियो देखें, तीनों ने बराबर रेशियो में ग्रो किया है। तो आप पर्सनल, आपकी क्या डिमांड है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तीनों में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तीनों में बराबर अप्रोक्सीमेटली लाइक लास्ट 40 इयर्स में 10% के आसपास का रिटर्न दिया है तीनों मेटल्स ने। तो इट इज वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। व्हेन इट कम्स डाउन टू डायमंड, डायमंड ने भी इक्वली गुड दिया है। डायमंड में कई बार लोगों को लगता है कि रिटर्न हमें इतना बेटर नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसका एक ये पॉइंट हो जाता है कि आज मानिए मेरे पास सेट सेल होने आया वापस, अब मैं उसको मेल्ट करके मेरे स्टॉक में मेरे को रिंग्स चाहिए, मैं इजीली रिंग्स बना के उसको अपने स्टॉक में लगा सकता हूँ, तो उसकी फंगेबिलिटी ज्यादा है, वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। बट डायमंड, मानिए आप 3 कैरेट का डायमंड लेके आए सेल करने के लिए, मेरे को स्टॉक में नहीं चाहिए 3 कैरेट का, मुझे 1 कैरेट, तो उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। तो कई बार ज्वेलर को नीड नहीं होती, कुछ नहीं होती है, एंड अगर आप कहोगे मेरा 50 साल पुराना स्टोन है, आई वांट टू सेल इट, तो हो सकता है मैं तुरंत उसको अच्छी वैल्यू नहीं दे। बट अगर आप ज्वेलर को टाइम देंगे, वो अच्छा बायर फाइंड करेगा एंड वो आपको 100% उसकी वैल्यू लाके देगा। तो डायमंड भी ग्रो करता है, डायमंड ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, स्पेशली कोविड में। तो जो चीजें बहुत रीच में थी लोगों की, आउट ऑफ रीच चली गई बिकॉज ऑफ द कोविड एंड देन आफ्टरवर्ड्स रशियन वॉर, जिससे डायमंड प्राइसेस बहुत ज्यादा एक्सकेलेट हुए हैं। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बट डायमंड के केस में ये बोलूंगा कि आप उसको कंपेयर करिए नॉट फ्रॉम गोल्ड बट एनी अदर लग्जरी आइटम। आप एलवी का बैग खरीद रहे हो, आप BMW खरीद रहे हो, आप कोई और चीज खरीद रहे हो, सब चीज डेप्रिशिएट हो जाएगी आफ्टर 10 years। बट आपका जो डायमंड है दैट विल अप्रिशिएट। आप एक लग्जरी का भी बेनिफिट ले रहे हो और वो चीज अप्रिशिएट भी हो रही है, तो उससे आप कंपेयर करोगे तो डायमंड आपको लाइक बेस्ट लग्जरी आइटम लगेगा। सो आई गेस काफी हद तक तो ये एक पर्सनल चॉइस ही हो गई कि मतलब आप कर गोल्ड में भी इन्वेस्ट सकते हो, आप डायमंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू मेंशन्ड कोविड एंड काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ज्वेलरी बिजनेस में जो भी है इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड लग्जूरियस बिजनेस, बट कोविड ने काफी इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके से हिट किया है। या तो कोई बहुत पीक पे पहुंची है जैसे हेल्थ इंडस्ट्री, और या तो कोई बहुत ही अपने लोएस्ट हिट कर गई है। ज्वेलरी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा था कोविड का? मतलब हमारे लिए भी बहुत इक्वली टफ टाइम था कोविड इंडस्ट्री, कोविड टाइम पे, बिकॉज हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत होते हैं एज अ ज्वेलर। हम लोग के बहुत स्टाफ होते हैं, हाई पेड स्टाफ होते हैं, और सबकी सैलरी हम लोग को देनी रहती है, प्लस एक जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो कोविड टाइम पे हमने भी सबको यही अश्योर किया था एज एन ओनर कि आप लोग किसी को भी कोई प्रॉब्लम लेने की नहीं जरूरत है, वी आर ऑलवेज देयर। प्लस कस्टमर्स के भी कुछ कमिटमेंट्स थे, बिकॉज वेडिंग सीजन बिल्कुल 1 महीने बाद था। Exactly. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, वी ओनली वेटेड एंड लाइक सी क्या होगा। आफ्टर द लॉकडाउन वी प्रोवाइडेड सम स्पेशल सर्विसेज की कस्टमर्स को ऑनलाइन वीडियो कॉल पे सामान पसंद कराना, होम डिलीवरी कराना, तो वो सब था। बट हाँ, ओवरऑल फाइनेंशियली 1-1.5 साल तो वॉश अवे हो गया था उसका। तो मतलब दैट हिट, मतलब सभी को हिट किया था वो चीज। So that was one thing. तो हाँ, ट्रू। एंड आई गेस सबसे बड़ी चीज तो वही है कि आप अपने स्टाफ एंड प्लस कस्टमर्स को अपने एक कॉन्फिडेंस में ले लो, क्योंकि स्टाफ की भी सैलरीज एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन यू, एंड आप जिन चीज से सैलरीज निकाल रहे हो वो चीज भी एक काइंड ऑफ टाइप में आकर के बंद हो गई थी, क्योंकि आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते उस चीज का। सो दैट्स ट्रू, आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के चलना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट लॉसेस, आई गेस वेयरेबल बिजनेस में तो सारा खेल ट्रेंड फैशन का है, एंड कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अगर हम लोग क्लोथिंग ब्रांड से या क्लोथिंग बिजनेसेस को कंपेयर करें ज्वेलरी बिजनेस को, तो ट्रेंड फैशन को फॉलो करना, उसके साथ कोप अप करना इज मच मोर डिफिकल्ट। तो आपको क्या लॉस सफर करने पड़ते हैं टू कोप अप विद दिस ट्रेंड फैशन? देखिए, ज्वेलर के लिए सबसे बड़ा चीज इज टू मैनेज देयर इन्वेंट्री, बिकॉज लाइक मैक्सिमम कैपिटल इज इन्वेस्टेड देयर ओनली। Exactly. तो उसको मैनेज करना इज द मेन थिंग जो एक ज्वेलर को देखना होता है कि हाउ स्मार्ट ही इज। तो उसके 2 चीजें होती हैं, एक तो आप
होता है कि फ्यूचरिस्टिक कितना है, आप नए चीज़ें कितनी ला रहे हो, आप जितनी नई चीज़ें लाओगे जो इस साल चलेगी, अगले साल 2 साल में चलेगी, आप वो स्टॉक में रखोगे तो वैसे ही आपका इन्वेंटरी डेड नहीं होगी। आप फ्यूचरिस्टिक रहिए, उसके लिए आपको एग्ज़िबिशन्स जाना पड़ता है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, अलग-अलग वेंडर्स को ढूँढना पड़ता है, कुछ कई बार आउट ऑफ कंट्री भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो उससे आपकी चीज़ नहीं है, आप 1-2 साल अहेड हो कंपेयर टू बाकी ज्वेलर्स, तो आपकी इन्वेंटरी वैसे भी डेड नहीं होगी। अगर कोई चीज़ आज नहीं भी बिकी, 2 महीने बाद बिक जाएगी क्योंकि इस सीज़न का फैशन है वो। राइट। सेकंड चीज़ जो होता है कि स्टॉक डेड क्यों होता है? बिकॉज़ कई बार ज्वेलर्स भी एक ह्यूमन है, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं। अगर मैं एक ही पैटर्न की ज्वेलरी ले आऊँगा, एक्स नंबर ऑफ सेट की रिक्वायरमेंट है, मैं 2x ले आऊँगा, तो उससे भी मेरी इन्वेंटरी ब्लॉक होगी। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। मैं हूँ, मेरी एक स्टाफ टीम है और उसके बाद मेरे 1-2 मेंबर्स और हैं। हम तीनों लोग अप्रूव करते हैं। जब ये चीज़ लगता है कि हाँ, ये स्टॉक में रिक्वायर्ड है, एक्चुअली वी हैव अ लिस्ट कि क्या स्टॉक में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो वी गो वेरी प्रोफेशनली। बहुत ERP बेस्ड मॉडल है हमारा, तो जनरली हमारा स्टॉक डेड नहीं होता है। हम लोग बहुत स्मार्टली मैनेज करते हैं। प्लस वी हैव ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ होलसेल, जिससे हमारा टर्नओवर फास्ट रहता है। तो जनरली आप हमारे शॉप आएंगे तो कोई भी ज्वेलरी आपको बहुत पुरानी नहीं मिलेगी, 1-2 साल से पुरानी मिलेगी ही नहीं। राइट, आई गेस ये सारा दिमाग का खेल है, आप कितने अच्छे से मैनेज कर लो। यू ऑल्सो मेंशन्ड अ लाइन कि जो भी अगर आपका ज्वेलर स्मार्ट है तो वो अपनी इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज कर सकता है। बट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मेरा ज्वेलर कितना स्मार्ट है, और अगर मतलब मैं ज्वेलरी खरीदने जा रही हूँ, हाउ डू आई आइडेंटिफाई अ गुड ज्वेलर? क्या क्या बॉक्सेस जो टिक होने बहुत इंपॉर्टेंट है? सो देखिए, ज्वेलर एक तो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस रहा है बिफोर द हॉलमार्किंग स्पेशली, कि आप कैसे कोई कहोगे कि कोई ज्वेलर अच्छा है? आपके रिलेटिव्स बता देंगे, आपके पेरेंट्स बता देंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, इनसे लेते आए हैं, पुश्तैनी ज्वेलर हैं। तो दैट वाज द मेन थिंग। बट अब आफ्टर द लाइक लिबरलाइजेशन बहुत नई चीजें एक नया कस्टमर डिमांड करता है, तो वो सारी चीजें एक ज्वेलर पे भी एप्लीकेबल होती है, प्लस द ट्रस्ट फैक्टर जो जरूरी होता ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आपको ज्वेलर फाइंड करना है तो ये देखना है कि वो आपको सर्विस कैसी दे रहा है, प्लस अपने प्रोडक्ट की बायबैक कैसे ले रहा है। अगर कोई सामान की वो खुद ही बायबैक नहीं ले रहा है तो पक्का कुछ प्रॉब्लम है। तो हर ज्वेलर आपको ये हमेशा जरूर देखिए कि बायबैक कैसे ले रहा है, और सर्विस वाइज सिर्फ लाइक बिफोर द सेल्स आप उसकी रेपुटेशन देखेंगे, उसके बाद ड्यूरिंग सेल्स आप देखिए कि कैसी सेल्स दे रहा है आपको, कैसे प्राइसेस दे रहा है, कैसा डिस्काउंट्स दे रहा है। अगर अच्छे मेकिंग चार्जेस पे वेरी एक्सोटिक प्रोडक्ट्स दे रहा है, वेरी गुड, उसकी परचेज अच्छी, ही इज अ स्मार्ट ज्वेलर। जब आप खरीद के चले जाते हो, उसके बाद आप कभी आपका कोई ब्रेकेज होता है, रिपेयर होता है, क्या ही इज इनटू, जब उसको पैसा ही इज नॉट अर्निंग, तब भी क्या वो आपको सर्विस देने के लिए ओके है कि नहीं? Exactly. कि वो सर्विस पोस्ट सेल्स में ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म ज्वेलर। तो वो भी आपको देखना है। तो दीज ऑल पॉइंट्स आप वैल्यू करिए। तो या आई गेस सेल्स तक तो हर कोई अच्छा होता है, क्योंकि तब तक आप कस्टमर होते हो उनके, एंड आप खड़े हो उन्हीं के सामने। बट अगर कोई पोस्ट सेल सर्विस अच्छी दे रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, ये ट्रस्टेबल ब्रांड है। बट टॉकिंग ऑफ ट्रस्ट, हॉलमार्किंग के पहले लोगों को प्रोडक्ट में ट्रस्ट दिलवाना मुश्किल था। यस ऑब्वियसली, मतलब बहुत, तभी इसको लेगेसी बिजनेस बोलते हैं। लोग कहते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन ज्वेलर हैं, थर्ड जनरेशन, बिकॉज ये लेगेसी बिजनेस है। आप नए ज्वेलर के पास नहीं जाओगे रैंडमली, बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर हॉलमार्किंग, बिकॉज कैसे आप जाओगे? आपको हमेशा ये लगेगा कि पता नहीं उसके यहाँ प्योरिटी क्या मिले। सबसे बड़ा डाउट तो यही आएगा, कैसा वो है, अपना बायबैक ले ना ले। तो बहुत बड़ा इशू था। बट इफ यू आर अ गुड ज्वेलर, लोग आपके पास आते हैं, लोग रेफरल सिस्टम ही मेन था, वर्ड ऑफ माउथ ही मेन चीज थी जिससे लोग ज्वेलर के यहाँ आते थे। बट पोस्ट हॉलमार्किंग मुझे लगता है इट इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज आई फील आई एम डूइंग वेरी मेनी थिंग्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। मतलब मैं इंस्टा पे बहुत एक्टिव हूँ। मैं कस्टमर को होता है कि रात, मतलब एवरी टाइम आई एम ऑलवेज येस फॉर द कस्टमर, कि मैं कस्टमर को हमेशा सर्विस दूंगा। तो आज अगर मैं इंस्टाग्राम में मार्केट करके मेरे पास कोई कस्टमर आता है एंड उसको दिखता है कि हॉलमार्क है, वो मेरे से लेके जाता है एंड आई एम गिविंग हिम द बेस्ट सर्विस, तो दिस इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, पूरे उसके इंडस्ट्री के लिए, कि लाइक कस्टमर्स आर गेटिंग मोर ऑप्शंस। तो दूसरे ज्वेलर्स क्या जा सकते हैं, दे कैन बाय फ्रॉम, तो इट इज गुड। एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको भी एक वो मोटिवेशन मिलता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लेगेसी वाली चीज उसके यहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो वो चीज नहीं होती है। मेनी न्यू पीपल हैव जॉइंड अस, उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस किया एंड दे फाउंड इट कि बहुत अच्छा लगा आके। दैट इज वन। या हॉलमार्किंग आई गेस सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी काफी हेल्पफुल रही है। लाइक
since you talk from the business perspective, I'll talk from the customer perspective. तो मुझे ट्रस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मुझे सारे फैक्टर्स सामने सामने दिख रहे हैं. अगर वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ईजी हो जाएगा. बट बिराना रोड में तो अच्छा काफी सारे ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स. एज सुन एज यू एंटर दैट लेन यू फाइंड सो मेनी ज्वेलरी ब्रांड्स ओवर देयर. तो हम कादम्बरी ज्वेलर्स ही क्यों प्रेफर करें? So, see, like one thing which makes us very different from other jewelers is like we are a team of very dynamic people. मतलब we are like a very young team. हमारा एक एक एम्प्लॉय इतना डायनेमिक है. आप आओगे आपको बिल्कुल फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर लगेगा. एंड एवरीवन इज वेरी मच इनटू कस्टमर कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अगर मतलब कोई हमारा मतलब हाउस कीपिंग वाला भी है तो वो भी आपसे आके 4 बार कहेगा मैम टी कॉफी. सेल्समैन है कि मैम को एक सेकंड भी वेट ना करना पड़े. हम लोग वी आर वेरी मच इनटू कि कस्टमर को हर चीज मिले. तो एक जो डायनामिज्म होता है ना बिजनेस का, वो हर चीज बिजनेस की सही कर देती है. आप कल रात मतलब कल आप एक बार बोलोगे कि ये प्रॉब्लम है मेरे को, तो वी आर ऑलवेज देयर कि हाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप कहोगे कि मेरे कोई आज इस बार ये प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज क्या पिकअप करा लोगे मेरे घर से. वी आर इनटू दैट. तो हर चीज का वी हैव द ऑप्शंस. ऐसी कोई चीज नहीं है विच वी कांट डू. हम लोग की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, काफी फास्ट सर्विस दे सकते हैं, एजिलिटी है, कस्टमाइजेशन है, हर चीज में वी आर वेरी मच इनटू. तो सारे न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं. तो लाइक वी आर लाइक आप आओगे तो यू विल फील द डिफरेंस. वो एक एक्सपीरियंस होता है जिसको शायद आप आके ज्यादा बेटर फील कर पाओगे कंपेयर टू आई से एनीथिंग. एग्जैक्टली. एंड बट अगर मैं बिराना रोड की बात करूं तो बिराना रोड में पार्किंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज है. लाइक इट्स वेरी पॉपुलर मार्केट एंड पॉपुलेटेड ऑल्सो. एंड ज्वेलरी समथिंग जिसके सिलेक्शन के लिए आप सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा नहीं इन्वेस्ट करते हो. पीपल सिट फॉर 2 to 4 hours टू जस्ट सिलेक्ट वन ज्वेलरी पीस. तो पार्किंग प्रॉब्लम से आपको नहीं लगता कि आपके काफी सारे कस्टमर्स टर्न डाउन हो सकते हैं? सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन कंसर्न. ये प्रॉब्लम है बट इसका यही सोल्यूशन है कि वी ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑप्शंस टू आवर कस्टमर. तो फर्स्टली लाइक हम लोग ने वैले प्रोवाइड कराई हुई है अपने स्टोर पे. तो कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको बिल्कुल टेंशन फ्री होके आना है. वो स्टोर तक कार ले आए, हमारे ड्राइवर्स हैं वो पार्क करेंगे, उसको बिल्कुल परेशान होने की नहीं जरूरत है. प्लस अगर उसको बिराना रोड आने से भी प्रॉब्लम है, वो हमें मॉल रोड पे भी कॉल करते थे, आवर ड्राइवर्स कैन असिस्ट. वहां पे आके भी दे कैन टेक द कार और साथ में स्टोर तक आ सकते हैं. सेकेंड चीज ये है कि यही एक रीजन रहा है कि हम लोग ने संडे क्यों ओपन करी. बिकॉज बहुत सारे कस्टमर टर्न डाउन होते थे कि पार्किंग का इशू है आपके यहाँ या पूरे बिराना रोड मार्केट में. तो वी थॉट ऑफ कि संडे ओपन करते हैं. कुछ कस्टमर्स हैं जिनको पार्किंग का इशू रहता है, संडे को मार्केट पूरा खाली है, आप आराम से पार्क करिए. प्लस वैले तो है ही एक एडवांटेज जो उस चीज को थोड़ा काउंटर करती है. तो और बाकी देखिए ये चीज है कि बिराना रोड मार्केट की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है बिकॉज वो सिर्फ कानपुर मार्केट के लिए नहीं है. वी सी कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम होल ऑफ यूपी एंड इवन आउट ऑफ यूपी. तो उसका रीजन ये है कि मार्केट में ग्रेविटी है. और कहीं पे भी ग्रेविटी होगी किसी भी मार्केट में, बीट दिल्ली का चांदनी चौक या फिर करोल बाग या एनी बिग मार्केट, वहां पे ऐसा ही रहता है. आप जयपुर भी जाओ, जो भी बड़े मार्केट्स हैं सब में ऐसा रहता है. तो ये एक वेरी आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग रहती है जो हर मार्केट में है, हर बिग मार्केट में. उसको हम लोग बेस्ट तरीके से असिस्ट करते हैं. So how do you like Birana Road as a market? Birana Road is a very big market. Like for the Kanpurites also, वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है हर किसी को. इट इज हब ऑफ फूडिंग, इट इज हब ऑफ ज्वेलरी, इट इज हब ऑफ एजुकेशन सेंटर्स. मतलब बहुत एजुकेशन कोचिंग्स हैं. तो एक जो ग्रेविटी होती है किसी भी मार्केट की, तो बिराना रोड में आप कोई चीज बस सोचो कि ये यहाँ होगी, विद इन 100 मीटर्स होगी. यहाँ पे 10 बैंक है 100 मीटर्स पे, 10 भागना नहीं पड़ेगा बहुत इधर उधर. कहीं नहीं. मतलब कई बार मैं सोचता हूँ अगर पार्किंग का प्रॉब्लम ना हो तो बिराना रोड से अच्छी जगह नहीं है रहने को इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर बट सर्विसेज. तो बहुत सर्विसेज है. लाइक स्टेशन इज लाइक वेरी नियर, एवरीथिंग इज वेरी नियर. तो आपको फेवरेट फूड स्पॉट कौन सा है? मतलब बिराना रोड बीइंग मतलब मेरे को शॉप से एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिलता है कि आई गो आउट समवेयर एंड हैव समथिंग. बट हाँ एक चीज है कि जब भी फेस्टिवल्स होते हैं लाइक धनतेरस है, अक्षय तृतीया, देन फैमिली मेंबर्स भी शॉप आते हैं, देन उनके साथ जाके स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना इज वेरी गुड ऑलवेज. और अभी लास्ट 1 or 2 years में बहुत अच्छा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वॉकिंग स्ट्रीट का. मतलब धनतेरस पे पूरे बिराना रोड को वॉकिंग स्ट्रीट बना देते हैं. पूरे कानपुर से अच्छे अच्छे फूड पार्टनर्स लाते हैं, वो लोग अपना फूड स्ट्रीट लगाते हैं एंड लाइक पूरा कानपुर आता है टू एक्सप्लोर ऑन द वॉक की भाई कैसा है बिराना रोड मार्केट. तो वो तो वर्थ इट होता है. मतलब मैं उस टाइम इतना बिजी भी होता हूँ तब भी आई गो आउट फॉर लाइक 5-10 minutes एंड जस्ट टू सी द वो पूरा माहौल जो होता है कानपुर का. एग्जैक्टली उतने टाइम पीरियड में तो आई गेस उतनी लेन ही एक फेस्टिविटी में चली जाती है. मतलब एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग राइट ऑन द स्ट्रीट्स इटसेल्फ.
ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, कमिंग टू 2023, तो अगर हम मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी की बात करें तो वो लोग ज्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं आजकल, ट्रेडिशनल ज्वेलरी या फिर मॉडर्न ज्वेलरी? सो लाइक मिलेनियल्स हो गए जैसे हम लोग के जैसे लोग, जेंजी हो गए हमसे लाइक कुछ साल छोटे लोग। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि मिलेनियल्स आर मोर ब्रांड सेंट्रिक। अच्छा। जैसे अगर मैं पहनूंगा, मैं थोड़ी एक तो ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करूंगा, प्लस थोड़ी मैनली ज्वेलरी मैं पहनूंगा। गर्ल्स थोड़ी गर्ली ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है। बट व्हेन इट कम्स टू मिलेनियल्स या न्यू एज जनरेशन जो आ रही है, दे आर प्रेफरिंग यूनिसेक्स डिजाइंस। उनको थोड़ा सा जैसे जो जापानीज टाइप की चीजें होती है ना, थोड़ा कार्टूनिस्ट, थोड़ा क्यूट, थोड़ा जापानीज, कोरियन टच, क्यूट चीजें, थोड़ा सॉफ्ट चीजें, दे Yeah. लाइक दैट। तो वी आर ऑल्सो अपडेटिंग आवरसेल्फ उसी हिसाब से कि जो नया वी आर, व्हाट नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग इज दिस ओनली। कि यू मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप 1-2 साल बाद ज्वेलरी में कुछ कार्टूनिश, कुछ एनिमे टाइप की चीजें आप देखो, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। So I guess you are very much into designing also. तो कभी कोई बड़ी weird सी चीज आई हो कि आपको लगा हो ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया कस्टमर ने? हाँ देखिए, आते हैं मतलब डिजाइनिंग तो एवरी टाइम पीपल आस्क फॉर न्यू थिंग्स। तो मतलब कस्टमर्स ने मतलब गोल्ड के गधे की डिमांड की है कि जो हनुमान जी वाला Okay. गधा, क्राउन्स, गोल्ड का क्राउन चाहिए है, गोल्ड की गाय बनवा दी है। मतलब दीज आर समथिंग वेरी वेग चीजें। बाकी कुछ होते हैं कि गोल्ड की हमें थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, दीज आर वेरी वेग थिंग्स। बाकी तो जनरल जो ज्वेलरी आती है उसी में कोई कह देता है कि नहीं भाई हमें तो इतने वेट की चेन चाहिए, कि अगर एक्स होती है तो नहीं, हमें 3x वेट की चाहिए। तो ये भी डिमांड्स आती रहती हैं, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। So अभी मॉडर्न जनरेशन में वैसे प्रेफरेंस ज्वेलरी वैरायटी वाइज किस में प्रेफर हो रही है, लाइक गोल्ड में, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम? So that now what trend is coming back to your Gen Z wala question also, that customers are now also more into diamond jewelry. लोगों को अब वो पीली पीली बड़ी ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी, बिकॉज उसका रीजन ये नहीं है कि उनको पसंद नहीं है। देयर आर सम पीपल जो लाइक करते हैं, बट वो कहते हैं पहने कहाँ, मतलब Exactly. आप वेडिंग में ही तो पहनोगे, आप दोस्त की शादी में भी नहीं पहनोगे बहुत हेवी चोकर्स। तो लोग ये सोचते हैं कि इतने का यूज नहीं है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, नाउ पीपल आर प्रेफरिंग एथनिक में, इफ यू आर टॉकिंग कि चिक्स, कि चिक्स है कि पतले पतले चिक्स हो गए, हम छोटे फंक्शन में भी पहनेंगे तो बहुत ऑड नहीं लगेगा। व्हेन वी कम टू लाइक मॉडर्न ज्वेलरी, वो तो ऑल टाइम फेवरेट हो चुका है। लाइक डायमंड इज लाइक बूमिंग लाइक एनीथिंग। बहुत ज्यादा उसकी सेल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पीपल आर लाइकिंग इट, दे फ्लॉन्ट इट। तो बहुत डायमंड इज द फ्यूचर फॉर नाउ, लाइक if we talk about for next 3-4 years। उसके बाद फिर नया कोई ट्रेंड है मे बी। हाँ अच्छा, since we are talking about सुष्मिता सेन's favorite like diamonds, हाँ। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इसकी प्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 C's। तो डायमंड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 4 C's। तो 4 C's क्या है पहले तो जानना चाहिए। देखिए पहला सी होता है कैरेट। कैरेट, व्हाट इज कैरेट? कैरेट वेट की यूनिट होती है। 5 कैरेट मिलके 1 ग्राम होता है। तो इफ वी से कि 5 कैरेट का हीरा है, वो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा 1 कैरेट या 2 कैरेट के हीरे से। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड वाला कैरेट। हाँ, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दैट इज के, हाँ, and this is CARAT, this is CARAT। Okay. ठीक है, तो दिस इज 0.2 ग्राम एंड कैरेट वो प्योरिटी वाला है। ठीक है, तो कैरेट से वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज जितना वेट बढ़ता जाएगा उतना डायमंड रेयर होता जाएगा। नेचर में बड़े पीसेस नहीं मिलते हैं, तो उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड चीज इज कलर। अगर मेरा डायमंड ज्यादा व्हाइट है, उसमें येलोनेस नहीं है, ब्राउन नहीं है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्लैरिटी एंड कट। व्हाट इज कट? कट इज डायमंड को कैसा काटा है। अगर मैंने उसको ज्यादा फ्लैट कर दिया तो उसमें रेज निकल जाएंगी, वो शिमर नहीं करेगा। अगर उसको हमने बहुत दबा दिया तो वो बहुत ज्यादा हैवी, मतलब आप 1 कैरेट का खरीदोगे लेकिन लगेगा आधे कैरेट का। तो कट आइडियल एक कट होता है जिसमें वो डायमंड सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद वी कम टू क्लैरिटी। व्हाट इज क्लैरिटी? क्लैरिटी है डायमंड के अंदर क्या है। उसके अंदर नाड्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, ब्लैक डॉट्स होती हैं, कुछ जेरम्स होते हैं, दीज आर लाइक इंडस्ट्री टर्म्स। तो उसके अंदर किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी है तो उसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी। इसको हम लोग VS, SI, VVS ऐसे अलग अलग टर्म्स में करते हैं, वेरी स्लाइट इंक्लूजन, सम इंक्लूजन्स। तो उस तरीके से उसको किया जाता है। तो इसके थ्रू हम 4 C's के थ्रू डायमंड की वैल्यू निकालते हैं। अब फॉर जनरल कस्टमर तो भाई इतना नहीं याद रख सकता, ना वो देख सकता है, तो वो क्या करे? तो उसका सोल्यूशन है कि उसको हमेशा सर्टिफाइड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू टेक अ सर्टिफिकेट व्हाइल बाइंग अ ज्वेलरी, आपको सारे पैरामीटर्स उसमें लिखे हुए मिलेंगे कि वो कितने कैरेट का है, कितना उसमें क्लैरिटी है, क्या कलर है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट। तो कस्टमर को कुछ नहीं करना है, उसको बस कोई हीरा अच्छा लग रहा है वो याद कर ले,
कि भाई हाँ इसमें ये मुझे पसंद है, GH कलर पसंद आया, VS क्लैरिटी पसंद आई, नेक्स्ट टाइम वो जाए, अगर उसको कलर अच्छा लग रहा है और रेट्स अच्छे लग रहे हैं, गो फॉर इट, और ही कैन कंसिडर अपना एक कलर क्लैरिटी सेट करके आराम से उसमें वर्क कर सकता है। सो डायमंड में सर्टिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड कैसे पता चलेगा कि दिस इज अ गुड डायमंड? सो मतलब देखिए, सर्टिफिकेट इज द मेन थिंग फॉर द कस्टमर एंड, मैं कह रहा हूँ। बाकी तो कोई ज्वेलर भी उसको इजीली चेक करा सकता है। अगर आप एक एक्स ज्वेलर से लिया, आप वाई ज्वेलर के पास जाके उसको रीचेक करा सकते हो, भाई ज्वेलर की ज्वेलरी जो है ये कैसी है, अच्छा डायमंड है कि नहीं है। प्लस सर्टिफिकेशन तो थर्ड पार्टी होता है, तो उसमें वाई ज्वेलर का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो चीज को गलत बताए। भाई सर्टिफिकेट है, इफ यू आर टेकिंग अ गुड लैब का सर्टिफिकेट, चीज आपकी अच्छी ही होगी। तो एंड कस्टमर के लिए इट हैज बीन वेरी रिवोल्यूशनरी कि सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया है डायमंड का। तो बाय फ्रॉम दैट, दैट इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी एडवाइस। बहुत हैसल करने से कस्टमर भी परेशान होता है, ज्वेलर भी परेशान होता है, एवरीवन। तो सर्टिफिकेशन हर चीज का सोल्यूशन है, यू कैन इजीली बाय फ्रॉम दैट। अच्छा, इसी में एक कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है कि जैसे गोल्ड में तो 24 कैरेट गोल्ड को बोला जाता है प्योर गोल्ड है, डायमंड में बेस्ट कैरेट वेट के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे अच्छा है? सो लाइक दिस ऑल्सो कम्स डाउन टू कि आपका बजट क्या है। Okay. अगर आप, कई लोग होते हैं कि नहीं मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा डायमंड देखना है, सस्ता दिला दो, बड़ा साइज चाहिए, हो सकता है, पॉसिबल है, वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ कलर और क्लैरिटी। उसमें हम साइज बड़ा लेके कलर क्लैरिटी, तो इतने, क्योंकि पैरामीटर्स इसमें 5000 पैरामीटर्स होते हैं व्हाइल बाइंग एनी डायमंड, तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कोई कहता है नहीं मैं छोटा ले लूंगा लेकिन मुझे क्वालिटी तो एक नंबर चाहिए, तो हम वो कर सकते हैं कि वी गो फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ डायमंड एंड साइज में हमने साइज वाला सी जो है कैरेट है उसको छोटा कर लिया। कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, जो मेरा भी शायद पर्सनल प्रेफरेंस है, कि आई प्रेफर कलर ओवर क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट क्लैरिटी, बजट अलाउ कर रहा है, आई विल इंप्रूव क्लैरिटी आल्सो, बट कलर क्या होता है ना, आज मैं कोई रिंग पहना हूं, उसका कलर जरूर दिख जाएगा, अगर येलो होगा दूर से कलर दिख जाएगा, वो दूर से आइडेंटिफाई कर सकता है आप बट इजीली। आप माइक्रोस्कोप लेके तो कई पार्टी में नहीं घूमोगे True. कि क्लैरिटी इसके अंदर क्या है। तो क्लैरिटी तब हार्मफुल हो जाती है जब वो मिल्की हो जाता है पीस, जब वो शिमर नहीं कर रहा है। बट अगर अच्छा। उसके अंदर बहुत माइनर क्लैरिटीज, इम्प्योरिटीज है, और आपका बजट लाइक हाफ भी हो रहा है, आप जो चीज 5 लाख की खरीद रहे थे वो 3 लाख में मिल रही है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट, अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है। वरना तो आई ऑलवेज प्रेफर यू गो फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट डायमंड। ओके, सो ये तो हमने डायमंड्स की बात कर ली, बट अगर हम अदर जेम स्टोन्स की बात करें, जैसे रूबी हो गया, पर्ल्स या सफायर हो गया, आजकल क्या ज्यादा चल रहा है, मतलब डायमंड्स या फिर ये सारे जेम स्टोन्स के पीछे लोग जा रहे हैं? तो ये सारे जेमस्टोन्स तो हमेशा मतलब बहुत फैसिलिटेटिव मोड प्ले किया है। मतलब इसके, इन स्टोन्स के दो यूजेज रहे हैं हमेशा। एक तो रहा है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोगों को पंडित बताते हैं कि भाई पन्ना पहनो, पुखराज पहनो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। दूसरा होता है कि इसको यूज किया जाता है विद इन द ज्वेलरी, कि आप पोल की ज्वेलरी ले रहे हो तो उसमें हमने रूबीज के स्ट्रिंग नीचे लगा दिया, स्टडिंग कर दी, तो उसमें यूज होता है। तो स्टोन्स इन ज्वेलरी इज वेरी मच इन, स्पेशली जब ये सेलिब्रिटी वेडिंग्स हुई हैं, लाइक सोनम कपूर की, दीपिका पादुकोण की, तो उन समय बहुत पोल की ज्वेलरी एंड एमरल्ड्स का यूज किया गया, तो बहुत इन ट्रेंड है लास्ट 2-3 इयर्स से। एंड कमिंग टू द स्टोन वाली चीज फॉर एस्ट्रोलॉजी, वो तो मतलब उसकी तो कांस्टेंट डिमांड रहती है, लाइक पंडित बताते रहते हैं, लोग पहनते रहते हैं, दैट गोज ऑन। लोग विश्वास करते हैं, विश्वास, हाँ बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। मेरे को तो लगता है ये बढ़ गया है, बिकॉज हो सकता है 10% लोगों का विश्वास कम हुआ हो, बट देयर इज अ ह्यूज चंक जो आज तक चाहता था करना, बट दे डिडंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल। बट अब विद एज द कंट्री इज ग्रोइंग, अब वो लोग भी दे आर एक्सप्लोरिंग दिस थिंग, क्या एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट लेना है उनको, तो दैट इज वन थिंग। एग्जैक्टली। एंड सो यू टॉक्ड अबाउट लाइक इंडियन जेमस्टोन्स, और अगर हम पोल्की और कुंदन ज्वेलरी की बात करें, काफी लोगों को लगता है कि ये प्रीटी सिमिलर है, क्योंकि कुछ चीजें फैक्टर्स है जो इनको बहुत सिमिलर करते हैं। लाइक आई गेस ये दोनों राजपूत फैमिलीज बहुत पहनती थी, एंड लोग एसोसिएट करते हैं कि राजस्थान में बहुत पहना जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? सो दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब लोगों को, मेरे ख्याल से ज्वेलर्स को भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कुंदन एंड पोल्की होता क्या है। तो आई वांट टू क्लियर दिस कि मतलब देखिए, जब किसी भी आप एंटीक ज्वेलरी को बना रहे हो, उसको आपने एंटीक किया, दैट इज एंटीक ज्वेलरी। उसमें आप वाइट स्टोन्स की स्टडिंग करते हो, वो स्टोन कोई भी सेमी प्रेशियस स्टोन हो सकता है, क्यूबिक जिरकोनिया दैट इज एडी, वो भी हो सकता है, कोई भी XYZ स्टोन लग रहा है, दैट इज कुंदन। उसमें जो हम उसको एम्बेड करते हैं वो 24 कैरेट की प्योर गोल्ड से एम्बेड करते हैं। तो दैट द होल प्रोसेस एंड द होल थिंग इज नोन एज कुंदन, दैट इज कुंदन ज्वेलरी। जब वो किसी भी ज्वेलरी में करती है तो कुंदन ज्वेलरी हो गई। अगर हम उस स्टोन को अनकट डायमंड यूज कर ले, वो व्हाइट स्टोन को, तो वो पोल की ज्वेलरी हो जाती है, एंड दैट इज दी लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग। उसके ऊपर की कोई ज्वेलरी होती नहीं है इफ यू गो फॉर लाइक पोल की ज्वेलरी, बिकॉज आपने अनकट डायमंड्स यूज किए हैं ज्वेलरी में। तो जो ज्वेलरी कुंदन में 3 लाख की बनती है, वो शायद
पोल्की में 8 लाख या 9 लाख की बनेगी। तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू, एप्रिसिएशन और रेयरिटी ऑफ ज्वेलरी हो जाती है। तो पीपल प्रेफर दिस, क्योंकि सेलिब्रिटीज ने भी अभी सब यही पहना है। लाइक पोल्की इज वेरी मच इनटू अभी फैशन। तो दोनों को दूर से देख करके आप डिफरेंशिएट कोई कर सकता है? इजीली, मतलब एज अ ज्वेलर तो आई कैन डू। हाँ, एज अ ज्वेलर यू कैन, बट अगर हम नॉर्मल किसी Yes. इंसान की बात करें, अगर द पीपल हु वेयर इट दे कैन इजीली डिफरेंशिएट, बिकॉज एक जो डायमंड का शिमर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है कुंदन ज्वेलरी से। प्लस उसमें एक चीज ये होती है कि पोल्की ज्वेलरी हमेशा, बिकॉज वो नेचुरल स्टोन है, वो आपको इरेगुलर शेप में मिलेगा। मतलब दैट इज लाइक वन हैक आई कैन टेल कि इरेगुलर शेप होगा, बिकॉज वो जरूरी नहीं है राउंड हो। और कुंदन इज मोस्टली राउंड और एक परफेक्ट कट होता है। एमरल्ड कट होगा, राउंड कट होगा, स्क्वायर होगा, बट हमेशा पोल्की इज इरेगुलर, बिकॉज नेचर ने जो दिया है हमें वही यूज करना है। तो दोनों की प्रेफरेंस आजकल सेम ही चल रही है या समथिंग इज प्रेफर्ड ओवर द अदर? नो, पोल्की इज वेरी मच इन राइट नाउ, अच्छा। बट बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो पीपल गो फॉर कुंदन। बट पोल्की तो बहुत बूम कर रहा है इस समय, लाइक लास्ट 2-3 ईयर से बहुत ज्यादा। ओके, सो ये तो हमने डायमंड्स एंड इंडियन जेमस्टोन्स की बात करी, बट थोड़ी बहुत सिल्वर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी हॉलमार्किंग को आई डोंट नो व्हाई लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते या उसकी हॉलमार्किंग के बारे में काफी को पता ही नहीं है। तो अगर मैं एक सिल्वर भी खरीदने जा रही हूँ तो मैं कैसा आइडेंटिफाई करूँ कि ये प्योर सिल्वर है या फिर एक अच्छा सिल्वर है? हाँ, तो देखिए, इसके कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि विद इन इंडस्ट्री डिस्कशन नहीं होता है टू मेक सिल्वर मतलब हॉलमार्क मॉडल पे, बट टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज कोई भी मेटल को टेस्ट करना है तो या तो वो आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हो या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो सकती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट को कोई हार्म नहीं होगा। जैसे हम लोग हॉलमार्क सेंटर में करते हैं, उसमें लेजर मारी, लेजर ने गया, उसने बताया इसमें इतना % गोल्ड है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। सिल्वर में वो पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन, बिकॉज सिल्वर के साथ काफी सारे और मेटल्स के सिग्नल आते हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाता है कि वो सिल्वर ही है कि कोई और मेटल है जो सिल्वर का सिग्नल दे रहा है। तो अब ऑप्शन बचता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, जो सोनार लेके कसौटी पे घिसता है, एसिड लगाता है। उस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है, बट उसमें सिल्वर ज्वेलरी खराब हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि सिल्वर में अभी तक हॉलमार्किंग हुई क्यों नहीं, बिकॉज मास लेवल पे टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है, आप मेरे पास लाओ, मैं बता दूंगा कितने % है, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें ब्लैक स्पॉट आ सकता है, तो आई कैन टेल दैट। बट इन मास लेवल पे हर प्रोडक्ट में स्पॉट आ जाए, दैट इज नॉट वायबल। तो दिस हैज बीन अ बिग रीजन। प्लस अब जो बहुत बड़ा चेंज आना स्टार्ट हुआ है, जैसे सिल्वर में भी एक स्टैंडर्ड होता है विच इज नोन एज स्टर्लिंग सिल्वर, दैट इज 9 to 5% प्योर सिल्वर। तो ज्वेलर्स ने ये सेल्फ रेगुलेटरी वे में अप्लाई करना स्टार्ट किया। लाइक वी हैव आल्सो स्टार्टेड, हमारा मेजॉरिटी स्टॉक अब इज 9 to 5 ज्वेलरी, सो दैट इज अश्योर्ड from our end, because there is no technology, no hallmarking possible, so we are self assuring, and that is mostly imported jewelry। तो वो उसमें प्रॉब्लम होती नहीं है प्योरिटी की। वो जो क्लेम किया जाता है वही प्योरिटी निकलती है, उसको हम 100% में ही लेते हैं, सिमिलर टू अदर हॉलमार्क ज्वेलरी। सो डू यू थिंक कि फ्यूचर में सिल्वर हॉलमार्किंग को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकती है? बिल्कुल, दैट इज द फ्यूचर। आप अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री कब तक चलाओगे? आप चलाओगे तो वो आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दोगे कस्टमर को, या तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा या आप मार्केट से चले जाओगे। बट लॉन्ग टर्म तो वो चीज है ही नहीं। आपको हॉलमार्किंग पे नहीं आओगे तो आपको सेल्फ रेगुलेटरी वे में चीजों को ज्यादा बेटर स्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा। Exactly, and like I have one last question for you as well, कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको अब कहाँ जाते दिख रहा है? सो लाइक ज्वेलरी इंडस्ट्री, कई लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि अब क्या, अब लोग ज्वेलरी नहीं पहन रहे हैं, अब तो बहुत ट्रेंड खत्म हो रहा है नई जनरेशन में, तो क्या होगा? बट ऐसा नहीं है। इफ यू गो बाय द स्टैटिस्टिक्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक 8% ईयर ऑन ईयर। प्लस मुझे ऐसा लगता है जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है वो बहुत ज्यादा इंडिया में होगा। क्या होगा? हम लोग भले ही बड़े बड़े कुंदन के सेट्स या पोल्की की सेट्स ना प्रेफर करें आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, बट हम 3 कैरेट की या 5 कैरेट की डायमंड रिंग पहनने को एस्पायर करते हैं। मतलब माय वाइफ ऑल्सो आस्क कि यार एक दिन 5 कैरेट की रिंग पहननी है। हम लोग को शौक है कि हम एक बार राउंड डायमंड खरीदें, फिर एक बार स्क्वायर डायमंड खरीदें, फिर एक बार हार्ट शेप डायमंड खरीदें। उस तो एस्पिरेशन जब तक है तब तक इंडस्ट्री है, और एस्पिरेशन खत्म नहीं होगी, बिकॉज रेयरिटी की ही वैल्यू है कि जो चीज नहीं है 5 लोगों के पास वो मेरे पास है, दैट मेक्स मी फील स्पेशल। एंड आजकल तो आई गेस उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है इस चीजों में भी। और देखिए बात ये भी हो जाती है कि लोगों को एट द एंड जो दे आर अर्निंग, दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। गोल्ड इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन।
तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हो, 10 साल बाद वो 20 रुपए या 30 रुपए की होएगी ही होएगी। तो आपका कोई मेजर लॉस नहीं है जिसके लिए आप सोचो। तो लोग, पीपल विल इन्वेस्ट, मोड ऑफ परचेज या पैटर्न ऑफ परचेज चेंज हो सकता है, बट एज अ इंडस्ट्री ज्वेलरी इज स्टिल ग्रोइंग एंड इट इज अ वेरी हेल्दी इंडस्ट्री एंड पीपल शुड इन्वेस्ट बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी और एसेट में इन्वेस्ट करोगे, आप बैग खरीदोगे, कार खरीदोगे, वो डेप्रिशिएट होगा, गोल्ड विल डेप्रिशिएट। तो उससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और आप हैप्पीनेस वही दे रहे हो जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हो। तो सो यू टॉक्ड ऑफ गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट, तो खत्म करने से पहले मुझे एक और सवाल आया है। हाँ. क्योंकि आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हो एंड जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे 4 लोग बैठे हैं, हाँ. तो उनमें बैठ करके इन जनरल बातें बहुत होती हैं कि अच्छा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें करना चाहिए। हाँ. तो कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी गैदरिंग में बैठे हो या पीपल आर नॉट अवेयर कि आपको इस बारे में नॉलेज है एंड दे आर जस्ट टेलिंग यू और गाइडिंग यू कि तुम्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कभी कोई ऐसा आपके पास टेक्स्ट आया हो या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, नहीं मतलब ये तो बहुत लाइक कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है इन एनीवेयर आई गो, बिकॉज हर कोई एक बिजनेस माइंड वाला है इन कान पर, तो काफी डिस्कशन होता है। तो मतलब मैं तो मतलब एक चीज है विच आई रेड समवेयर, तो मैं तो काफी उसको कोट भी करता हूँ कि अगर लाइक 1999 में अगर आपके पास 1 kg गोल्ड होता तो आप उससे मारुति 800 खरीदते। 2012 में आपके पास 1 kg गोल्ड होता, आप उससे होंडा सिटी खरीदते हैं। और अगर आज की बात करें तो आप 1 kg गोल्ड से आप BMW खरीद सकते हो। तो एनीवे आपका वो गोल्ड लॉकर में रखा है, आप बस उसको कैसे रख के वो गोल्ड अप्रिशिएट कितना ज्यादा हो रहा है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है। Exactly. तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। आप ऐसे लॉजिकली आप सोचोगे तो इट इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। प्लस मैं एक और चीज बोलता हूँ कि अगर आप कभी ये देखिए कि लोग सोचते हैं कि नहीं रियल एस्टेट बेटर है, गोल्ड बेटर है, म्यूचुअल फंड्स बेटर है। वी सॉ व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन, गॉड फॉरबिड, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है एक्सट्रीम, गोल्ड को बोलते हैं गॉड्स करेंसी, कभी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तो क्या चीज आपके काम आएगी? सिर्फ गोल्ड काम आएगा। तो यू शुड हैव सम गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट डूब जाते हैं, रियल एस्टेट की वैल्यू बहुत इजीली फंगेबल नहीं है, बट गोल्ड आपके पास है, दैट इज द रियल करेंसी। आपका नोट बेकार हो जाएगा बट गोल्ड आप कहीं पे भी दोगे, आप बार्टर करके चीजें खरीद सकते हो। तो दैट इज द थिंग कि गोल्ड हमेशा आपको सर्टेन परसेंट, आपको बहुत ज्यादा नहीं इंटरेस्ट, आप सर्टेन परसेंट जरूर रखिए गोल्ड। थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली गोल्ड इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट एंड बाकी सारी, एज यू सेड इट राइट, कि बाकी सारी चीजें एक बार को डेप्रिशिएट कर सकती हैं, गोल्ड शायद नहीं करेगा कभी भी। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट एक क्विक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। As a man, what's your favorite jewelry ornament? I guess my diamond ring. I love this. Okay. If not a jeweler or production engineer, what else would Navneet be known for? Astrologer. Okay, you do astrology also. Yeah, I am very much into astrology as a hobby only, but I love it. So ये jewelry business में आने के बाद astrology में आई या astrology में आगे jewelry business में आने का सोचा? No, I was into astrology since my school days only. I used to read many books, तो तब से ही है मेरे को बहुत craze। तो ये आपने कभी कहीं ऐसे प्रोफेशनल इसको pursue करने का सोचा है? Professionally नहीं, but हाँ, but in my like peer circle people do consult me, but not professionally or for the monetary reasons. मैं behind the scenes मिलूंगी। Okay, so the third one is, since you were born and brought up in Kanpur, what's that one factor which makes Kanpur special for you? So like obviously the friends and the family is the main thing. That is the meaning. I could have gone other places also very easily, but I love because यहाँ पे जो एक friends and family का circle है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। And एक मतलब if I can take some time, तो एक happiness study हुई थी of 70 years की सबसे ज़्यादा happiness कहाँ मिलती है किसी human को, तो that is because of your circle, your friends and the people around you. True. So that is a very big reason I plan to came back also for my friends. और अब तो कानपुर के happiest city भी बोल दिया। और आपके मैंने देखा था रील में। Okay, so the next one is, if you were to open another store, which locality would it be in? I guess Kidwai Nagar, because it is a very big market and no jeweler is focusing there. मतलब people have opened in Swaroop Nagar, everyone is opening, but I guess like Kidwai Nagar is a very big market. That's true. South Kanpur को cater करना बहुत important है। Important है, like they have to travel a lot and बहुत demand है वहाँ पे। Okay. Last but not the least, back then when you were in IIT Roorkee, what did you miss the most about Kanpur? कानपुर वालों की भौकाली, मतलब वो अलग लेवल की होती है। मतलब ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज। मतलब मेरे कॉलेज में भी कुछ फ्रेंड्स थे कानपुर वाले, दूर से ही हाय मतलब अलग ही दिखता था कि ये कानपुर वाले हैं। मतलब तो कानपुर वाले लोग यार बहुत मतलब हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अलग ही मोड में रहते हैं। जोन रोड पे दिख जाएंगे, कुछ भी एडवाइस देने लगेंगे, तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हाँ, उनके आई गेस दिल में टेंशन भी होगी तो दिल से हाँ चलो ठीक है पहले चाय पी करके आते हैं फिर सोचेंगे इस बारे में।
So that is one thing. Yeah, that's very true. And thank you so much, Navneet, for being with us today. Diamond Thank studded you. तो पता नहीं, but knowledge studded बहुत थी ये conversation. मुझे बहुत मजा आया. I hope you had fun too. Same here, Ritika. बहुत अच्छा लगा and thank you for inviting me. मतलब it was really worth appreciating कि jewelry industry से भी किसी को बुला के आप लोगों ने इसका input लिया and people will get to know so many things. It was all our pleasure. Thank you so much. Thank you. So that's it for today. अगर आपको भी ये एपिसोड गोल्ड जितना वैल्यूएबल लगा हो, then don't forget to hit a like and comment down below कि अगला एपिसोड आप किस सेगमेंट में देखना चाहोगे. A special thanks to our venue partner Park Canteen at Green Park, Kanpur. We'll see you on another episode. Till then, this is Ritika signing off.